जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं एमसीक्यू, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। यह टॉपिक, यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछले 20 वर्षों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। यह बुक खान सर का प्रीवियस ईयर का बुक है और ये इसमें वही प्रश्न दिया हुआ है जो पिछले वर्ष पूछा गया था। पिछले 20 वर्षों में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है। और इस वीडियो में हम लोग विभिन्न टॉपिक, सब टॉपिक का भी अध्ययन करेंगे, जैसे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र पहला है। तो उसके बाद है, देखिए इसमें 28 प्रश्न है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास। फिर अगला टॉपिक आएगा राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित प्रश्न। फिर अगला टॉपिक आएगा प्रदूषण से संबंधित प्रश्न का। फिर अगला टॉपिक है ओजोन परत। तो ओजोन परत से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके पास हरित गृह प्रभाव या जलवायु परिवर्तन, तो संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फिर है वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न टॉपिक वाइज के रूप में आपको मिल रहा है, जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सारे प्रश्न एक जगह कलेक्ट किया हुआ है। पर्यावरण विधि यानी इन्वायरमेंट मिसलेनियस पर विविध। फिर उसके बाद आता है जीव विज्ञान विविध यानी बायोलॉजी मिसलेनियस, यानी वो ऐसे प्रश्न जो किसी टॉपिक से नहीं बल्कि अलग अलग टॉपिक से जो छूटा हुआ बड़ा प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो एक ही वीडियो में इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा ऊपर आ गए हैं, देखिए यहाँ से। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अब से लगातार वीडियो आती रहेगी। मुझे खेद है कि आप को सही से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आएगी, लगातार आएगी। आप शेयर कीजिए या नहीं कीजिए, लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन हमारा अपना कर्तव्य को निभाते रहना पड़ेगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ है। अगर आप एक भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा वीडियो आएगा और हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे, तो मुझे खुशी होती है। और इसी उम्मीद से हम अब रेगुलर लगातार रहेंगे। अगर मेरी वजह से किसी एक दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाता है तो हम अपने आप को धन्यवाद कर देंगे, क्योंकि एक का सिलेक्शन यानी एक पूरे परिवार का दिशा धारा तय करती है। और पूरे परिवार एक नई ऊर्जा के साथ अपना जीवन यापन करेंगे और उसका सबसे बड़ी बात है, उसके समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा और वो एक जगह प्राप्त करेंगे, सम्मानजनक जगह। इसलिए सबसे उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए। जितना हो सके हम सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है? ऑप्शन है उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, अपघटक, और चौथा ऑप्शन है जलवायु। तो इसका आंसर होगा जलवायु यानी क्लाइमेट। अगला प्रश्न है प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा विघटक। ये किसी सड़े गले जीव को विघटित करके प्रकृति को साफ सुथरा रखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? तो इसका आंसर होगा सांप सर्वाहारी नहीं है, जबकि चूहा, चींटी और भालू
ये सभी सर्वाहारी हैं। आरआरबी एनटीपीसी मेंस में पूछा गया है 2017 में। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर ये चूहा होंगे, आंसर बी। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी, आंसर ए। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हैं। मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्मजीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं कीटनाशक, आंसर सी। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंध है? डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष ये पारिस्थितिकी से संबंधित हैं, आंसर सी। एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी उत्पादक की होती है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? तो इसका अंतर होगा प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ को खाते हैं, आंसर ए। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ होता है, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। जहाँ दो बायोमास मिलते हैं उसे ही इकोटोन कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना यानी इकोटोन इकोसिस्टम आर्थर टॉन्सले के द्वारा परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? तो इसका आंसर होगा यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, आंसर ए। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्तप्राय हो रही है। तो पशुओं की प्रजातियां आवास विखंडन के कारण लुप्तप्राय हो रही है। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। बायोमास कहलाते हैं। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट बायोमास कहलाते हैं। वनस्पतियाँ और जीवों का उल्लेख कहाँ है? वनस्पतियाँ और जीवों का उल्लेख पौधों और वनस्पतियाँ और जीवों का उल्लेख हैं पौधे और जानवरों। बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है। बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है। जैव विविधता का क्या उल्लेख करता है? जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? जैव विविधता किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को उल्लेख करता है, आंसर ए। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता होगी ऑप्शन सी कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ऑप्शन सी इनमें से कौन स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैम्बरल कई मेलोमिस। रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं क्या है? तो रेड डाटा बुक संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। ये 1963 से इसमें संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों का उल्लेख प्रत्येक साल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, ये असत्य है।
जबकि कौन सा सही है? तो मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं। ये सारे ऑप्शन सही हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत हैं? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। आंसर डी। सुंदरबन विश्व की टाइडल हेलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैंग्रोव। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तालाब को कहा जा सकता है एक? तालाब को एक प्राकृतिक इकोसिस्टम कहा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास अगला टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ग्लोबल इफोर्ट्स। पहला प्रश्न है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। आंसर ए। ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को डैश अपनाया गया। तो इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा। आंसर बी। मॉन्ट्रियल संलेख यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना मॉन्ट्रियल संलेख का लक्ष्य है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में प्रभावी हुआ था। बहुत सारे देश एक जैसे प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने को बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ? यह प्रोटोकॉल क्योटो जापान में निर्धारित हुआ था। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई और कब समाप्त हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2012 में समाप्त हुई थी। 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मिशन अभिनव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का अर्थ होता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। WWF रोशनी कम करते हुए बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। आंसर बी। प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में डैश सदस्य शामिल है? तो ये इसमें 18 सदस्य शामिल हैं। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि के संरक्षण और चिर अस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रामसर सम्मेलन। डैश 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड के लिए विषय था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चिर अस्थायी।
आजीविका। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा अप्रत्यक्ष कार्रवाई को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है? तो इको एक्शन दिवस, ऑप्शन ए। अप्रैल 2016 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने डैश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा काली गर्दन वाले सारस। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पेरिस में सम्मेलन आयोजित किया गया। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? कार्बन क्रेडिट यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। आईपीसीसी का पूरा रूप है? आईपीसीसी का पूरा नाम रूप है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं डैश के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आंसर डी। और इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। डैश प्रजातियों IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नुकसान पहुंचाने वाली। ये गलत है, जबकि विलुप्त जो सहज घायल हो सके और लुप्त प्राय इन जानवरों को IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी के द्वारा किया गया था 1950 में। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? ग्रीन गुड डीड्स अभियान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2008 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब है राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पहला प्रश्न है दुर्लभ साइबेरियाई सारस डैश में नियमित रूप से आया करते थे जो एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। तो इसका सही जवाब होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और यह कहाँ है? राजस्थान में है। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, अब उसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
नाम रखा गया है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व ओडिशा में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच यह सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में स्थित। भारत के किस राज्य में अरबी ठिठ्ठू वन्यजीव पशु विहार है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में। निम्न में से किस प्रजातियों को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हंगूल को। हंगूल को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। फरवरी 2016 में किस स्थान को भारत का 49वां बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया? तो ओरंग टाइगर रिजर्व को 2016 में भारत का 49वां बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। डिब्रू सैखोवा, नमेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये सभी हैं असम में। डिब्रू सैखोवा, नमेरी और ओरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या में से किस अभयारण्य में है? तो उस प्रश्न का सही जवाब होगा काजीरंगा अभयारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क डैश में है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? ओखला पक्षी अभयारण्य एनसीआर क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन बी। डैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? भारत का बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। हाल ही में संघाई हिरन को खबरों में किस राज्य जानवर देखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मणिपुर। सभी प्रश्न हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ग्रुप डी 2018 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डैश में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में अवस्थित। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य के चमोली जिले में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। चैल वन्यजीव उद्यान डैश में स्थित है? चैल वन्यजीव अभयारण्य है पंजाब में स्थित। गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में स्थित। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? संजय गांधी अभयारण्य है महाराष्ट्र में। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? वंशदा है गुजरात में अवस्थित। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में अवस्थित है। दाची गांव नेशनल पार्क डैश में है? दाची गांव नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। नंदनकानन प्राणी उद्यान डैश में है? नंदनकानन प्राणी उद्यान है उड़ीसा में। वन्य घूर खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर होगा गुजरात। वन्य घूर खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में अवस्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क डैश में अवस्थित है? क्लाउडेड नेशनल पार्क लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में अवस्थित है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य डैश में स्थित है? सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य है उड़ीसा में स्थित। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान डैश में अवस्थित है? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। डेजर्ट मीन्स होता है ये मरुस्थल, तो मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में ही है। उत्तराखंड में किस राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य है तेलंगाना में स्थित। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क डैश में है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में अवस्थित। पेरियार नेशनल पार्क डैश में है? पेरियार नेशनल पार्क केरल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है सुंदरबन डैश का
घर है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का एक घर है। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मध्य प्रदेश में 2018 में 10 था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं? संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर गुजरात में पाए जाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंह के लिए जाना जाता है? एशियाई सिंह के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। प्रदूषण अब है प्रदूषण पॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर रोगजनक होती है। वनोन्मूलन से सामान्यतः डैश में कमी होती है। वनोन्मूलन से सामान्यतः वर्षा में कमी होती है। जहाँ वन ज़्यादा होते हैं वहाँ वर्षा की मात्रा अधिकतम होती है। इसलिए जहाँ वन की कटाई होगी वर्षा प्रभावित होगी, वर्षा में कमी आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? वाहनों की तेज़ आवाज़ ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है, जबकि बैक्टीरिया, अजैविक रसायन और उद्योगों से तेल रिसाव ये सभी जल प्रदूषण के कारण है। अगला प्रश्न है, जैव अपघटनीय संदूषण। जैव अपघटनीय संदूषण प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। आंसर ए। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसकी माप करता है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जैव पदार्थों की ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है, नदी जल में जैविक ऑक्सीजन की मांग। ऑप्शन है, कोई परिवर्तन नहीं होता है जब शैवालीय उत्फुल्लन होता है। का जल में ऑक्सीजन के सांद्रता से कोई संबंध नहीं है। अगला ऑप्शन है, जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति का मान प्रदान करता है। यही आंसर होगा, आंसर सी। अगला प्रश्न है, सुरक्षित पेय जल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा 0। जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी का अर्थ है, तो बीओडी का अर्थ है जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। पेयजल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है। पेयजल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है 6 mg/लीटर से अधिक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में निम्नलिखित किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG पर चलती है। इनमें से कौन से जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो कपास वस्त्र जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। व्यापक रूप से वनों की कटाई से घटता है। व्यापक रूप से वनों की कटाई से वर्षा घटती है। जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से है। जल प्रदूषण का मुख्य कारक औद्योगिक अपशिष्ट है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का pH मान होता है 5.5 या कम। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा SO2 एंड NO2 के कारण होता है। सरकार द्वारा स्वच्छ हवा में SO2 गैस की मात्रा 50 इकाई निश्चित की है। इसकी इकाई है mg/m³। आंसर सी। वायुमंडल में CO2 अनुमानित मात्रा कितनी होती है?
यानी ppm में, तो इसका आंसर होगा 400 पार्ट्स पर मिलियन। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से दांतों को प्रभावित करता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किस कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से और वाहनों की संख्या में वृद्धि से। 1, 2, 3 ये सही है, ऑप्शन सी सही होगा। अम्लीय वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अम्लीय वर्षा के संबंध में इनमें से कथन सत्य है सी। अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बनिक अम्ल के कारण बनता है। निम्नलिखित में से किसमें भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं और किसी अन्य से नहीं है? अन्य से नहीं, जल प्रदूषण से अधिकतर पीड़ित हैं। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है कचरा भराव क्षेत्र। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा लगभग 130 डेसिबल। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है? तो ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन की ज्ञात की जाती है। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है? घुली हुई ऑक्सीजन की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित हवा प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा अम्लीय वर्षा। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? तो इसका आंसर होगा भारत 4 यानी BS4। भारत स्टेट उत्सर्जन मानक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर गैस द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वाहनों से होने वाले प्रदूषण। आंसर ए हठीली कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर गैस द्वारा किया जाता है। हठीली कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं मिलकर प्रदूषित हो गया है? तो इसका आंसर होगा स्मॉग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है? प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है पेरोक्सी नाइट्रेट। CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रदूषक में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? SPM का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव ओजोन क्षय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? त्वचा रोग ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव रोग नहीं है, जबकि उच्च रक्तचाप, टीचिटिस और सर्वनहरास ये ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है? डायरिया ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है, जबकि उच्च रक्तचाप, बहरापन और चिड़चिड़ापन यह ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? जल प्रदूषण का कारण नहीं है तट पर मछली पकड़ना, जबकि समुद्री डॉपिंग, घर का कचरा और तेल फैलना ये सारे जल प्रदूषण के कारण होते हैं। जल प्रदूषण के एक कारण है जीवाश्म ईंधनों का दहन डैश का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों का दहन मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? पर्यावरण संरक्षण नहीं है, वृक्षारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है? पर्यावरण के अधिक अनुकूल है लकड़ी के कोयले का जलना। अगला प्रश्न है, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है?
शून्य उत्सर्जन का वाहन का मतलब है वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। हवा में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार हाइड्रोजन सल्फाइड है। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? जैव संचय का कारण है ऑर्गेनोक्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? डीडीटी के संबंध में सच है, यह गैर संपर्क कीटनाशक है। आंसर डी। कीटनाशक यानी डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डीडीटी का आविष्कार पॉल हरमन मूलर के द्वारा किया गया था। पारंपरिक रॉकेटों के ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर होती है 4000 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एट्रोफिकेशन। सुपोषण डैश के कारण होता है? सुपोषण नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण होता है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप डैश न्यूनीकरण होता है। तो इसका सही जवाब होगा विलीन ऑक्सीजन का। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मिथाइल आइसोसेनेट का रिसाव हुआ था। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा लेड यानी सीसा। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? वायुमंडल की ओजोन परत हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट किरण से। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित नहीं करती है, ये वायु को गर्म कर देती है। ओजोन परत यानी ओजोन लेयर। कॉलम एक्स परिणाम और कॉलम वाई कारण को सम्मिलित करें। जल प्रदूषण किसके वजह से होता है? जल प्रदूषण जैविक पदार्थ के अपक्षय के वजह से होता है। वायु प्रदूषण जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। ध्वनि प्रदूषण उच्च डेसिबल से होता है। मृदा प्रदूषण जंतुनाशक से होता है। आंसर ए। अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब होगा भीषण गर्मी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के दो क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। जमीनी स्तर पर ओजोन किस का मुख्य घटक है? तो इसका सही जवाब होगा धुआं। अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है? ओजोन का रासायनिक फार्मूला है O3। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 16 सितंबर। इनमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता? तो इसका सही जवाब होगा KMnO4। ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि? तो इसका सही जवाब होगा यह सूर्य की हानिकारक वैज्ञानिक किरणों से रक्षा करता है। ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है CFC। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है? ओजोन क्षयकारी सोडियम सिलिकेट नहीं है। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है परावैंगनी किरणों से। ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्रों में अवस्थित है? ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। ओजोन परत के अवक्षय के कारण किस देश में त्वचा कैंसर की दीर्घकालिक समस्या है? त्वचा कैंसर की दीर्घकालिक समस्या है ऑस्ट्रेलिया में। अब है हरितगृह प्रभाव। तो हरितगृह प्रभाव
या जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? अम्लीय वर्षा के बारे में सही है, जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी को पीएच को कम कर देती है, ये सही है। ग्रीन हाउस गैस द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? सबसे अधिक उत्तरदायी कारण है उद्योग। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को कहा जाता है पौधघर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण है CO2। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। शब्द का संदर्भ एसाइड अमाउंट यूनिट से है, जो डैश की सीमा निर्धारित करती है, तो इसका सही जवाब होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन। अब अगला प्रश्न है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है। इसका सही जवाब होगा ना दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण। कथनों को अनुसार अनुसरण करते हुए उनके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, तो उसमें से आपको देखना है कौन सा सही है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होती है, सही बात है। पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, ये भी सही है। अब है निष्कर्ष, ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियरों का पिघलना है। ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा, तो दूसरा सही है। तो इसका सही जवाब होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियरों में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाएगी, आंसर सही, बी नंबर सही होगा। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है, तो इसका सही जवाब होगा जलवायु द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, आंसर बी। अब है वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा एक्स सीटू संरक्षण। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में और इसके प्रणेता थे सुंदर लाल बहुगुणा। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1973 में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास की अध्ययन स्थल, आंसर सी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश में सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। 2014 के बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुपात डैश था। भारत की बाघों की आबादी उस समय
2226 था। अब है प्राकृतिक ऊर्जा, नेचुरल एनर्जी। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है। तो इसका सही जवाब होगा अस्थिर आपूर्ति। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत प्राकृतिक गैस होगा। पारंपरिक मतलब क्या होता है, जो दैनिक चीज़ों में जनरली इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ, डीजल, पेट्रोल, ये सारे पारंपरिक स्रोत हैं। जबकि पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये अपारंपरिक स्रोत हैं। गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां 100% डैश उपलब्ध कराया गया है। तो इसका सही जवाब होगा सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब है अगला प्रश्न। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता। इसका सही जवाब होगा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत यानी जीवाश्म ईंधन। शक्ति स्थल एक ऐसा सौर ऊर्जा पार्क है जिसके उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्य में हुआ। तो इस 2018 का करंट अफेयर्स है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या नहीं है? तो गैसोलीन नहीं है। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला एक नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। जबकि सौर, वायु और समुद्री लहरें ये नवीकरणीय है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा जीवाश्मों से ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय स्रोत है? तो हवा एक नवीकरणीय स्रोत है। निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। इसका सही जवाब होगा कभी कभी, यानी सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन कभी ना समाप्त होने वाला साधन है? कभी ना समाप्त होने वाला साधन है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। आंसर बी। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है? पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है पश्चिमी घाट। अब है पर्यावरण विविध यानी इन्वायरमेंट मिसलेनियस। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनर्स्थापना है? जंगलों की पुनर्स्थापना रिफॉरेस्टेशन। कडावर शब्द का संदर्भ है। तो इसका सही जवाब होगा एक मृत मानव शरीर जिसे आंतरिक संरचना विज्ञान में प्रयोग करते हैं। आंसर बी। मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ है? मसाई मारा नेशनल पार्क है केन्या में। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्तप्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? उत्तम और सबसे महंगा ऊन चीरू तिब्बती एंटीलोप। मरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। तो ये अवस्थित हैं छत्तीसगढ़ में। शहरीकरण और भारत की अस्थायी विकास के कई पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई है, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसमें शामिल नहीं है? तो उसमें शामिल कौन सा विकल्प नहीं है? तो नियमित मानसून। आंसर डी। ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा पायरोलिसिस। पीने योग्य जल का विसंक्रमण किसे हटाने के लिए किया जाता है? तो ये जीवाणु को हटाने के लिए किया जाता है।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वनरोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। अगला प्रश्न है, भारत का वन्यजीव संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का वन्यजीव संरक्षण संस्थान है देहरादून में स्थित। पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो इसका सही जवाब होगा 1 से कम प्रतिशत। अब है नीचे एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। अभी कथन ए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल रहा है। सही बात है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो इसका सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे कहते हैं कंपोस्टिंग। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा 8। AQI से क्या अभिप्राय है? AQI से अभिप्राय है एयर क्वालिटी इंडेक्स। निम्नलिखित कीटनाशकों में किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? तो मीडिया की नज़र में आए एंडोसल्फान। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र था जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया था? तो अक्टूबर 2016 में बनाया गया था अंटार्कटिका। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी, ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। वन्यजीव गलियारों का संयोजन, आंसर बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन जिसका देहांत अगस्त 2016 में हुआ था डैश नाम से जानी जाती थी? तो इसका सही जवाब होगा मछली। UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है बोन में स्थित। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश है भारत। झारखंड के उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान करें जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक है। इसका सही जवाब होगा जमुना टुडू। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करता है? इसका सही जवाब होगा नेक चंद। महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने की थी? तो इसका सही जवाब होगा इस्कॉन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कुछ संदर्भों में 3 शब्द समान हैं और एक शब्द अलग है। वह शब्द चुनें जो बाकी से अलग है। प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, ऊन। तो इसका सही जवाब होगा प्लास्टिक। येलो स्टोन पार्क उद्यान कहाँ स्थित है? येलो स्टोन पार्क उद्यान स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, कथन के बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। निर्णय करें कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं या हैं। एक, ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है, कथन है और इसका तर्क है हाँ, यह एक खतरा है जिसके परिणाम समुद्री तल में वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, जंगली आग के खतरे और भूख, सूखे और अन्य आपूर्ति की मुद्दे होते हैं। दूसरा है नहीं, ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक गलत धारणा है। तो इसका सही होगा केवल एक तर्क मजबूत है, दूसरा मजबूत नहीं है, आंसर बी। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के अंदर निर्मित ईंधन को डैश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फॉसिल। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब डैश ATM होता है? तो इसका सही जवाब होगा 1 ATM होता है।
अगला प्रश्न है, जल संरक्षण किसकी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है? इसका सही जवाब होगा भूजल की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा जल प्रपात। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ओजोन अपक्षय से संबंधित है। अब है जीव विज्ञान में विविध यानी बायोलॉजी मिसलेनियस से संबंधित प्रश्न। तो अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। टोटल 7 पेज बचा है इसमें 7 पेज का अध्ययन करेंगे। तो ये जीव विज्ञान विविध मिसलेनियस यानी बायोलॉजी मिसलेनियस से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ठीक नहीं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या आपको ज़रूरत है, ये भी लिखिए। हम एक एक का रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।